अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम। आज हम स्टैंडर्ड 11th का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, जैसे कि मोशन। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन? आई थिंक यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स द मीनिंग ऑफ मोशन, द टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, आप सब लोगों को ये बातें पता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उन बातों को रिवाइज कर लेंगे ताकि सारी बातें हमारे जहन में क्लियर हो जाए। तो चलिए, पहली एग्जाम्पल, मेरा एक क्वेश्चन है, इज दैट एंट इज मूविंग? क्या ये एंट मूव कर रही है? ऑब्वियसली आप सबका आंसर होगा यस, दैट एंट इज इन मोशन। वो मूव कर रही है, वो हरकत के अंदर है। ऐसे ही जिस जमीन के ऊपर हम रहते हैं, द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, इज दैट अर्थ इज इन मोशन? क्या वो अर्थ मोशन के अंदर है? अगर मैं सच में कहूं और स्पेसिफिकली, तो कहना ये चाहिए कि अर्थ इज रोटेटिंग, बल्कि रोटेशन भी एक मोशन का टाइप ही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यस, द अर्थ इज इन मोशन। हाँ, अर्थ भी मोशन के अंदर है। क्या सिर्फ यही एक मोशन है जो अर्थ के पास है? नहीं, अर्थ के पास एक दूसरा मोशन भी है जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिकॉज ऑफ दैट द क्लाइमेट चेंजेस ऑकर। मतलब होता ये है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और उसी रिवॉल्यूशन की वजह से मौसम के अंदर तब्दीली होती है। इज दैट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन? क्या ये भी मोशन की एक एग्जाम्पल है? यस। हाँ, जमीन भी एक मोशन ही परफॉर्म कर रही है। एक मोशन रिवॉल्यूशन, एक मोशन रोटेशन। रोटेशन खुद के एक्सिस के अराउंड, रिवॉल्यूशन सन के अराउंड। ओके, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है मोशन की जो हम अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं। लेट कंसीडर देयर इज अ बॉय विच इज मूविंग ऑन अ रेस ट्रैक, ऑन अ रोड। अगर किसी रोड पर वो मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि द बॉय इज इन मोशन। हाँ, वो मोशन के अंदर है। तो हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है द मीनिंग ऑफ मोशन। बट सवाल ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। मोशन इन वन डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन? मोशन ऑफ ए बॉडी along a straight line is called 1D motion. 1D motion, what is the meaning of 1D motion? Motion of a body along a straight line. Straight line may be horizontal, may be vertical, may be inclined, कैसे भी हो सकती है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जिगजैग पाथ नहीं चाहिए, कर्व नहीं चाहिए। इफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज 1D मोशन। समझ आया 1D मोशन क्या? एक बॉडी मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको हम 1D मोशन कहेंगे। और भी कोई एग्जांपल, और भी कोई डेफिनेशन हमारे सामने आ जाए, सो ये डेफिनेशन और ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन देती है 1D मोशन के ताल्लुक से। सो व्हाट इज दैट डेफिनेशन? ड्यूरिंग मोशन, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन वन डायमेंशन। ए बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मूव कर रही है। ड्यूरिंग मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। Let's consider I have placed a particle, a body, at a position 1, 1. After some time its position become 2, 1. After some time its position become 3, 1. The body is in motion? Yeah, the particle, the body is moving. But during motion only the x coordinate is changing. हम इस मोशन को कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। समझ आया? एक बॉडी थी, उसमें मोशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, बट ड्यूरिंग मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। पहले 1, 1 पर था, थोड़ी देर के बाद 2, 1 पर, फिर 3, 1, ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, 1, 1, 1, 2, 1, 3। इस तरह का अगर मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, उस मोशन को हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। समझ गया? बॉडी मोशन के अंदर है, मोशन के दौरान सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है, एट अ टाइम दो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम उस मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। इससे पहले जो एग्जांपल्स देखें उसमें वो एंट जो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, इस मोशन के अंदर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। एग्री? क्या हम इस मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं? जी बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन है, मोशन के बीच में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। हाँ, हम इस मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। एक बॉय की एग्जांपल हमने लिए थे, जैसे अभी बकरीद हुई है, मान लीजिए बैल खरीद कर लेकर आए, बैल छोड़ के आपके पीछे भाग रहे हैं, आप सामने सामने, बैल आपके पीछे। अब ये भागने के अंदर आप सीधा रास्ता कवर कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि यू आर परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन? हाँ, अगर आप स्ट्रेट लाइन पर रन कर रहे हैं,
यानी मूव करते वक्त सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन की हमारे आसपास। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट कंसीडर देयर इज अ कार आउट हियर विच इज ऑन अ रोड, विच इज मूविंग ऑन अ रोड इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर वो मूव कर रही है। ऐसे मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। तो अगर रोड सीधी है, हम भी उस पर जा रहे हैं, तो हाँ, हम भी वन डायमेंशनल मोशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको ऊपर से ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है, तो मुझे बताओ, क्या वो कर्व पाथ कवर करता है? नहीं। क्या वो जिगजैग पाथ कवर करता है? अरे नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर नीचे आता है। दैट मीन्स द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। क्या वन डायमेंशनल मोशन को कोई और भी वर्ड है जिससे हम समझ सके कि हाँ, इसके माने कुछ और नहीं है बल्कि वन डायमेंशनल मोशन ही है? तो कभी कभी आप थ्योरी के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर एक और वर्ड देखेंगे जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line. What is the meaning of rectilinear motion? एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर पॉइंट मास या बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर पाथ कवर करती है, मोशन करती है। उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यही तो हमारी डेफिनेशन थी वन डायमेंशनल मोशन की। सो वी कैन से दैट वन डायमेंशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन आर सेम। दोनों एक दूसरे की तरह ही हैं, सिर्फ डेफिनेशन के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है, मीनिंग दोनों की सेम है। तो अगर कभी रेक्टिलिनियर मोशन आ जाए या वन डायमेंशनल मोशन आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सबके माने सेम ही होते हैं। समझ आ गया ये बात? तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं आपके सामने एक सवाल करता हूँ। सो वेयर आर यू राइट नाउ? मेरा आपसे सवाल है, वेयर आर यू राइट नाउ? हो सकता है आप में से किसी का जवाब हो कि सर आई एम इन फ्रंट ऑफ माई स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के ऊपर हूँ और मैं लैपटॉप के सामने पढ़ाई कर रहा हूँ, पीसी के सामने हूँ। या हो सकता है आप में से किसी का जवाब हो कि आई एम लाइंग ऑन माई बेड, किसी बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ, कहीं पर हूँ, चेयर के ऊपर बैठा हूँ। आप बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं। मैं कहूँ कि थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ कि वेयर आर यू नाउ? सो आप में से कोई कह सकता है कि सर आई एम इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, 200 मीटर उस नीम के झाड़ से हूँ, किराना दुकान से इतने दूर हूँ। आप अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। मैं कहूँ और भी डिटेल के अंदर बताओ, तो हो सकता है आपने से ये करे कि फ़ोन निकाल कर जीपीएस लोकेशन भेज दे। इसमें तो सारी की सारी डिटेल मौजूद हैं। आपको पोजीशन चाहिए, जानना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ, ये मेरी पोजीशन है, देख लो। बल्कि अब तो लाइव लोकेशन भी सेंड हो रही है। आप ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं? इन शॉर्ट आप मुझे अपना एड्रेस बता रहे हैं। सो फिजिक्स में यही चीज़ पोजीशन कहलाती है। पोजीशन इज नथिंग बट द एड्रेस। पोजीशन एड्रेस के अलावा कुछ और नहीं है। एड्रेस ही पोजीशन कहलाता है। अगर मैं कहूँ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, दैट मीन्स एड्रेस पहले कहाँ था अब कहाँ है, उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि या द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। अंडरस्टैंड? पोजीशन इज प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और प्लेस्ड। वहां पर कोई चीज रखी जाती है, वहां पर कोई चीज लोकेट करती है या रखी जाती है, उस पोजीशन को हम, उस जगह को हम उस चीज की पोजीशन कहते हैं। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड। पोजीशन वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पर किसी चीज को रखा जाए या वो वहां पर पाई जाती हो, उसको उस जगह को, उस एड्रेस को उसकी पोजीशन कहा जाता है। अगर मैं कहूँ पोजीशन ऑफ फुटबॉल इज चेंजिंग, मतलब पहले फुटबॉल कहीं और था अब कहीं और है, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन समझ में आया क्या है? सिंपली ये समझना है कि पोजीशन उस चीज़ का एड्रेस बताने का एक तरीका है फिजिक्स के अंदर। अब फिजिक्स में पोजीशन कैसे बताएंगे? ज्योग्राफी के अंदर लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, मोबाइल की दुनिया के अंदर हम जीपीएस के थ्रू लोकेशन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे। फिजिक्स में कैसे बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन? तो फिजिक्स में पोजीशन बताने के लिए एक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहाँ पर हूँ? आई वॉन्ट टू नो द लोकेशन ऑफ द बॉडी। आई विल ड्रॉ द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस। नाउ आई विल फाइंड द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। 2 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस, 3 मीटर फ्रॉम वाई एक्सिस, सो 2,3 विल बी द पोजीशन। तो पोजीशन को बताने के लिए हम एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सिस पे जो नंबर है वही उसकी पोजीशन है। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत ही आसान बात थी।
पोजीशन आप लोगों की समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कंसीडर देयर आर टू मेन विच आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट वर्ड वाला जो आदमी है उसकी पोजीशन क्या है, तो आप देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे 2 पर है और वाई एक्सिस में तो 0 डिस्टेंस है। इसका मतलब उस आदमी की पोजीशन कितनी होंगी, एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 0, दैट मीन्स 2,0। उसी तरह अगर मैं पूछूं लेफ्ट वाला जो आदमी है उसकी पोजीशन क्या होंगी, तो आप कहेंगे उसकी पोजीशन चूंकि लेफ्ट में है इसलिए -1,0 होंगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद वाले टॉपिक की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। पोजीशन समझ में आ चुकी है, बहुत आसानी से रेस्ट और मोशन भी समझ में आ जाएगा। लेट कंसीडर देयर इज एन एग्जाम्पल। सो हम कंसीडर करते हैं रेस्ट के माने क्या, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, टाइम तो आगे जा रहा है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास हो रहा है, टाइम के साथ साथ उस आदमी की, उस चीज की, उस बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही। पहले भी वो 1,1 पर था, 1 घंटे बाद भी 1,1 पर है, 2 घंटे बाद भी वही है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कै में है, रेस्ट में है। रेस्ट समझ में आया क्या है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, अगर मान लो वो कार की मैं एग्जांपल लेता हूं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डे पास हो रहा है, पूरा का पूरा दिन चला गया, रात आ गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो कार की पोजीशन नहीं बदल रही, तो हम कहेंगे कि यस द कार इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। उसी तरह वो स्ट्रीट लाइट, वो भी अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, टाइम के साथ साथ हम कहेंगे कि हाँ वो कार, वो घर, वो स्ट्रीट लाइट रेस्ट के अंदर है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग with respect to time then we say that object in the state of rest. Understand? इसका opposite motion है। So what is the meaning of motion? If a body changes its position with respect to time then it is said to be in motion. हम body को motion में कब कहेंगे, if position of a body is changing with respect to time, टाइम पास हो रहा है और टाइम के पास होने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बदल रही है। लाइक मान लीजिए सन की एग्जांपल, सन पहले यहाँ था अब आगे जा रहा है, मून यहाँ था, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो भी आगे जा रहा है, क्या उसकी पोजीशन बदल रही है? यस, द पोजीशन ऑफ मून इज चेंजिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। समझ आ गई बात। रेस्ट में किसे कहेंगे, मोशन में किसे कहेंगे? बहुत आसान है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर किसी की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन के अंदर है। ओके, और एक एग्जांपल, एक रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या हम उसको मोशन में कहेंगे? क्यों मोशन में कहेंगे? क्योंकि उसकी पोजीशन पहले अर्थ से 1 मीटर पे था, थोड़ी देर के बाद 2 मीटर पे, थोड़ी देर के बाद 3 मीटर पे, उसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में बदल रही है, हम उसको कहेंगे कि हाँ वो मोशन के अंदर है। अंडरस्टैंड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए, उसी तरह एक हॉर्स का भी एग्जांपल। अब देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में कहने के लिए हमको किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है, और वो क्या है? वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दैट मीन्स दे आर डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव है, उस वक्त तक बताए नहीं जा सकते जब तक कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लेट कंसीडर यू आर सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, मूविंग ट्रेन। नाउ इफ समवन आस्क यू द फेलो पैसेंजर विच इज सिटिंग बिहाइंड यू इज मूविंग और नॉट, आप उसको देखेंगे, पहले वो 1 मीटर की दूरी पर था, 10 मिनट के बाद भी 1 मीटर की दूरी पर है, 1 घंटे के बाद भी उतनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप कहेंगे कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स दैट फेलो पैसेंजर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मैं यही क्वेश्चन ट्रेन के बाहर वाले किसी से पूछूं, इज दैट पैसेंजर इज मूविंग, वो देखेगा कि पहले यहाँ था, थोड़ी देर के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, दैट मीन्स द पोजीशन इज चेंजिंग। तो बाहर वाला कहेगा कि वो मूव हो रहा है और अंदर वाला कहेगा कि वो रेस्ट में है। अब ये एक ही आदमी, एक के लिए रेस्ट में, एक के लिए मोशन में। हाँ ऐसा होता है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, बाहर वाले के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाए तो एक आदमी जो रेस्ट में था वो मोशन में आ सकता है, एक आदमी जो मोशन में था वो रेस्ट में भी आ सकता है। ये माने हैं
कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट, वो डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। मैं अर्थ के ऊपर हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ या रेस्ट में हूँ। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो मैं रेस्ट में हूँ, अगर अर्थ के बाहर से मुझे देखा जा रहा है तो मैं भी तो अर्थ के साथ मूव कर रहा हूँ। हाँ, रेस्ट और मोशन बताना उस वक्त तक मुश्किल है जब तक कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता न दिया जाए। अंडरस्टैंड? बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस चीज़ के भी ले सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बार बार जिक्र कर रहा हूँ। देख लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माने क्या। इट इज सिंपली अ सिस्टम टू विच कोऑर्डिनेट्स आर अटैच्ड। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एंड बाय टेकिंग इट एज अ रेफरेंस वी डिस्क्राइब पोजीशन एंड अदर क्वांटिटीज। जिसका यूज करके हम पोजीशन और बाकी दूसरी क्वांटिटीज बताते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अर्थ के ऊपर एक्सिस बना दिए, उसका यूज करके हमने पोजीशन बता दी, तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और नहीं है बल्कि एक्सिस बना दो, उसके बेसिस पे हम किसी भी चीज की पोजीशन बता रहे हैं तो हम उसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद एक आखिरी कंसेप्ट, पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, उसी की स्टडी करते हैं। हम बार बार पार्टिकल की स्टडी करेंगे, न्यूटन्स के सारे लॉ पार्टिकल पर ही अप्लाई होते हैं। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विथ जीरो डायमेंशन, इतना छोटा पार्टिकल, इतना छोटा मैटर का हिस्सा जिसका डायमेंशन जैसे कि जीरो हो, हैविंग डेफिनेट मास, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, इज कॉल्ड एज पार्टिकल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, मैटर का बहुत छोटा हिस्सा जिसका कुछ ना कुछ मास है लेकिन डायमेंशन बहुत ही कम है जैसे कि जीरो, उसको हम पॉइंट मास कहते हैं। जैसे लेट कंसीडर मेरे पास एक बहुत बड़ा क्यूब है, क्या हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुत बड़ा है, जीरो डायमेंशन तो है नहीं, थोड़ा छोटा करो। क्या आप कह सकते हैं इसको पार्टिकल? नहीं, अभी भी इसके डायमेंशन कंसिडरेबल है। और थोड़ा छोटा, और थोड़ा छोटा, और छोटा, हाँ ये इतना छोटा है कि इसके डायमेंशन जैसे जीरो, अब हम इसको पॉइंट मास या फिर पार्टिकल कह सकते हैं। तो इतना छोटा हो कि उसके डायमेंशन जैसे जीरो हो लेकिन कुछ ना कुछ मास उसके पास हो, उसको हम पार्टिकल या फिर पॉइंट मास कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, कभी कभी मैं खुद को भी पार्टिकल कह लेता हूं, और कभी तो हम स्टडी के अंदर अर्थ को भी पार्टिकल कह लेते हैं, हालांकि अर्थ का डायमेंशन इतना ज़्यादा है। तो दूसरी चीज़ ये याद रखना है पार्टिकल के ताल्लुक से कि इफ़ साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, then we can say that we can treat body as a particle। मान लीजिए एक बॉडी है, वो मोशन के अंदर है और वो मोशन वाला पाथ बहुत बड़ा है बॉडी के डायमेंशन के कंपेयर में, तो हम उस वक्त उस बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेट कंसीडर एग्जांपल ऑफ आवर अर्थ। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अर्थ का डायमेंशन उस ऑर्बिट के डायमेंशन के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो पार्टिकल है, लेकिन हमारे लिए तो अर्थ बॉडी है। अगर मैं अर्थ के ऊपर मूव कर रहा हूं तो मैं पार्टिकल बन गया, और अगर मैं इस बोर्ड के अराउंड मूव कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा हूं, डायमेंशन थोड़ा छोटा है। अब मैं खुद को पार्टिकल नहीं कह सकता, तो पार्टिकल के लिए डायमेंशन बहुत छोटे होनी चाहिए। दूसरी, जो पाथ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तब हम बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? दूसरी एग्जाम्पल, एक हमने स्टोन लिया, उसको रस्सी से बांधकर घुमा रहे हैं, तो स्टोन का डायमेंशन बहुत छोटा है, उस पाथ का डायमेंशन बड़ा है, तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ दैट स्टोन कैन बी ट्रीट एज अ पार्टिकल। हालांकि वो पार्टिकल नहीं है लेकिन ट्रीट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक मैन है, बहुत बड़े 5 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक रेसिंग ट्रैक है, उसके ऊपर रन कर रहा है। अब वो आदमी को आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसका जो पाथ है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आदमी के डायमेंशन नेग्लिजिबल है उसके कंपेयर में। ह्यूमन बीइंग, आदमी जमीन के सरफेस के ऊपर खड़ा है, अगर खुद के बारे में देखें तो वो एक बॉडी है, लेकिन जमीन के कंपेयर में देखें तो बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी बात में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।